अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों के गिरेबान में झांकते रहे। यहाँ पे मुसलमान एक दूसरे के गले काटने लगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत दिन और दिन तरक्की कर रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और सूचना के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान भरसक कोशिश करते रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की से जल रही है, कैसे वो भारत को कोस रही है, कैसे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को आसानियों उसके बाद हासिल नहीं हुआ था। बड़ी जिद्दोजहद है, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है। आज हमें उसी पैगाम को याद करना है, उन्हीं कोशिशों को देखना है, क्या कोशिशें थी, क्या मकसद था, हम कितना कामयाब हुए। आज तो एक और भी मौका है हमारे लिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना एहतसाब करने का भी मौका है। आज हम कहाँ खड़े हैं साफ़ी साहब, इतने सालों के बाद, 8 दिहाइयों के बाद? हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का GDP रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। ये आज़ादी यहाँ पे तो है, तो इसको हम क्या बहुत अच्छी जमहूरियत कह सकते हैं? इस हवाले से आप पाकिस्तान को देखें, करतारपुर बॉर्डर खोला, हमने इक़लियतों को कितना ज़्यादा हमारे यहाँ महफूज जो है ना वो फील करती हैं। तो इस हवाले से अगर हम इसको देखें, इस मुकाबले को, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है उस लिहाज से साफ़ी साहब। नहीं, आपने अपने सवाल में ख़ुद एहतसाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं अपना ज़्यादा ज़ोर हमारे अपनी तरफ रहा। और ये देखिए उस रोज़ हमारे आर्मी चीफ ने भी जो बात की थी कि हमें अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों के गिरेबान में झांकते रहे। अब हिंदुस्तान में तो ये चीज़ थी ना
तो तभी तो हम उस वक़्त हमारे असलाफ उनसे अलग हो गए और एक अलग मुल्क बना दिया। हाँ। अब अगर हम भी उन हवालों से हिंदुस्तान की नकाली करने लगे, दूसरी बात तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। फिर एक और बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये तो एक उनकी तारीख़ में एक जुनूनी क़यादत आई हुई है जो ख़ुद हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही है और हिंदुस्तान के जो एक सेकुलर चेहरा था उसको मसख़ कर दिया और पहली मर्तबा मजहबी जुनूनियत की बुनियाद पे एक पार्टी कायम हुई है और उसको इक़्तिदार मिल गई है। तो ये तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि बेसिकली अब अगर वहाँ पे ये जुनूनी मोदी भी आया है तो वो आवाम के वोटों से आया है। उसमें इलेक्शन में कोई धांधली के इल्ज़ामात या मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात नहीं लगे। उसके बरक्स देखें, सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ तो हमारा था ना। कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया था, हिंदुस्तान के बारे में नहीं फरमाया था, पाकिस्तान के बारे में फरमाया था कि ये जमहूरियत के लिहाज से, वेलफेयर स्टेट के लिहाज से और इंसानी आज़ादियों के लिहाज से दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। बिल्कुल। लेकिन हमने पिछले सालों में देखा कि पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ पे मुसलमान एक दूसरे के गले काटने लगे। इसी तरह आज भी यहाँ पे बलोच अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, पख्तून अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, उर्दू बोलने वाला अपनी जगह पे महरूमियों का शिकार है। और सबसे बढ़ के फिर ये कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तबक़ात में बट गया है, जिसमें कुछ तबक़ात कानून और एहतिसाब से बालातर है और कुछ तबक़ात वो हद से ज़्यादा ज़ेर अताब आते हैं। सही। आज का जो हमारा नारा है साफ़ी साहब, एक कौम एक मंजिल, बतौर सहाफ़ी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारा मीडिया इस कौम को मुत्तहिद करने में कितना कामयाब रहा है, तो इस पर क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि आपको पता है हर आने वाली हुकूमत जो है मीडिया से नाराज़ भी कुछ होते हैं, खुश तो बहुत कम होते हैं, नाराज़ रहती हैं हुकूमतें मीडिया से। तो मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियां इस मुल्क को एक करने में, इस मुल्क की तरक्की में किस हद तक निभाई हैं साफ़ी साहब? इसमें देखें, मीडिया में भी दोनों तरह के लोग हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया में हमारे बड़ों ने, जो मार्शल लॉ के अदवार थे, जनरल अयूब के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में, या आज भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं और ये सब कुछ सख्त माली मुश्किलात का सामना किया है। फिर आप देखें कि पिछले जो चंद साल गुज़रे, खुसूसन हमारे कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में और कराची में सहाफ़ी जिस माहौल में काम करते रहे, शहादतों के लिहाज से भी पाकिस्तान और ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे सहाफ़ी ज़्यादा कत्ल हुए। फिर आप देखें कि हमारे सहाफ़ी जिस माहौल में काम करते हैं, ये तो हम जैसे चंद लोग हैं जिन पे अल्लाह की ख़ास इनायत हुई है और ये जो प्राइवेट ये चैनल्स आ गए हैं। वरना हमारा आम रिपोर्टर इस वक्त ये कि ना उनकी तनख्वाह मिलती है, ना उनको टीवी का रिपोर्टर होता है, लेकिन उसको कैमरा मैसर नहीं होता। ये तो एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू भी ये है, वो ये कि हमारी मीडिया ने इस कौम को तकसीम करने में और इस पोलराइजेशन को बढ़ाने में और पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकत पहुंचाने में और पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन को आपस में लड़ाने में भी एक बड़ा डर्टी किरदार अदा किया है। क्योंकि मीडिया डिवाइडेड है, मीडिया भी एक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मीडिया अब जो खुद एक तो डिवाइडेड हो और उसको डिवाइड कर दिया गया। एक डिवीज़न तो वो है एंकर्स का, फिर एक अलग तरफ का तबका बन गया है, फिर नीचे जाके तो रिपोर्टर बेचारों का एक अलग तबका बन गया है। और फिर यहाँ पे हमारे बाज़ मीडिया पर्सन ने अपने हदूद से आगे बढ़ के किसी ने इस पेशे को सियासत तक के एक सीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया। तो ये हमारे यहाँ वो जो अफरात-ओ-तफरीक थी। देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया
अपनी सरकार के जिहादीपन और उसके पागलपन को भूलकर भारत को नसीहत दे रही है। कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCTZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।